हे दोस्तों, इन क्वारंटाइन के दिनों में लोगों की एंटरटेनमेंट का कोई सबसे प्राइम सोर्स बना हुआ है तो वो है दूरदर्शन पर आने वाली रामायण। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको इस मशहूर सीरियल के बारे में ही कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जाएं जो शायद आप ना जानते हो। ऑन द सीरियस नोट, अगर ये सीरियल गवर्नमेंट दोबारा ना चलाती तो कई लोगों का ये क्वारंटाइन काटना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो आइए जानते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स इस ग्रेट सीरियल के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ये सीरियल रामानंद सागर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन जब वो इसकी फाइनेंसिंग के लिए कई सारे प्रोड्यूसर्स के पास गए तो लगभग सब ने मना कर दिया, क्योंकि सबके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में कोई जान नहीं है और ये ज़्यादा चलेगा। पर रामानंद सागर जी ने उनकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और अपनी खुद की पूंजी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और सिनेमा जगत में अपनी कीर्ति को सदा के लिए स्थापित किया। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी प्रोड्यूसर ने इसे फाइनेंस करने से मना कर दिया था और इसमें बजट की कमी थी, तो स्टार्टिंग का जो प्लान था इस रामायण के लिए वो ये था कि इसे 45 एपिसोड्स तक ही सीमित रखा जाएगा। पर जैसे ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, ये टीवी पर आने लगा, तो लोगों द्वारा इसे इतना सराहा गया कि इसे 45 एपिसोड से बढ़ा करके 78 एपिसोड कर दिया। फैक्ट नंबर 3, अब जैसा कि हमने बताया बजट की कमी थी। बजट की कमी इसलिए भी थी क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल ड्रामा बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, और ये जो सीरियल था 1987 से लेकर 88 के बीच में शूट हुआ था, जिस समय रुपया भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। लेकिन इसके प्रति एपिसोड शूट करने पर जो खर्चा आया वो तकरीबन 9 लाख के करीब। कहते हैं ना, अगर कोई काम आप पूरी शिद्दत से करो तो उसका जो वो भी 5 गुना होकर के मिलता है। जी हाँ, आपको शायद पता ना हो कि इसके एक एपिसोड को बनाने में भला ही 9 लाख रुपए खर्च आया हो, लेकिन प्रति एपिसोड जो रिवेन्यू इससे आया वो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए था। और यही कारण था कि जब ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ तब इसका टोटल प्रॉफिट 35 से 40 करोड़ के करीब था। और यकीन मानिए 1987 से लेकर 88 के दौर में ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, क्योंकि उस टाइम ना लिबरलाइजेशन हुई थी, ना भारत ग्लोबल हुआ था। उस समय कोई इतना बड़ा अमाउंट एक सीरियल गेन कर सकता है ये सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट फैक्ट, इसकी सीरियल की जो खास बात थी वो इसकी स्टार कास्ट भी थी, क्योंकि इस सीरियल के हर किरदार ने अपने उस किरदार को जो वो पर्दे पर निभा रहा था उसे असल ज़िंदगी में जी कर देखा था। जी हाँ, आपको शायद पता ना हो, लेकिन इस शो के डायरेक्टर्स ने जितनी भी इस शो की मेन स्टार कास्ट थी उसे शो के मेकिंग के दौरान सात्विक भोजन करने को कहा गया था। और ये बात सच, ताकि सभी जो आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने किरदारों में बेहतर तरीके से घुल मिल। और आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सीरियल के ख़त्म होने के बाद भी ज़्यादातर आर्टिस्ट ने अपने उस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखा, क्योंकि उनके मुताबिक वह जीवन जीने के एक बेहतरीन। फैक्ट नंबर 5, इस सीरियल की जितनी भी मेन स्टार कास्ट थी उनमें से ज़्यादातर के साथ श्री रामानंद सागर पहले ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर चुके थे, और यही कारण था कि वो चाहते थे कि वो देखे परखे लोगों को ही इस सीरियल में मेन रोल में कास्ट करें। जैसा कि मैंने कहा, ये हमेशा से ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसमें वो अपनी पूरी जान डाल देना चाहते थे। और शायद यही कारण भी था कि जो पेमेंट स्टार कास्ट को की गई वो भी उस समय के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। इसके मेन कैरेक्टर्स की पेमेंट की मैं यदि बात करूं तो लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी को तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए पे किए गए थे, जबकि सीता माता का किरदार निभाने वाली श्री दीपिका चिकारा जी को तकरीबन 20 लाख, रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी जी को तकरीबन 30 लाख और हनुमान का किरदार निभाने वाले श्री दारा सिंह जी को 35 लाख, जबकि श्री राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी को तकरीबन 40 लाख रुपए की पेमेंट
रामानंद सागर जी के इस प्रोजेक्ट के द्वारा की गई। आते जाते जैसा कि हमारे यहाँ की रीत है, एक एडिशनल फैक्ट तो बनता ही है। तो कमाल की बात यह है, इस सीरियल ने उस समय की हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी एक बड़ा ही खास किरदार अदा किया, क्योंकि आज भी कई लेफ्ट मानसिकता के जो लोग हैं वो इस सीरियल को श्रेय देते हैं बीजेपी के एक्सट्रीम पॉलिटिकल मूवमेंट बनने का। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इस सीरियल आने के बाद लोगों का प्रेम श्री राम के प्रति इतना बढ़ गया कि वो जब राम टेम्पल की मूवमेंट का बीजेपी ने उठाया तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ गए। बात में शायद कुछ सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि 1991 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें बीजेपी ने रामायण के दो बड़े ही महत्वपूर्ण किरदारों को भी इलेक्ट किया। रामायण में रावण और सीता का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद और दीपिका जी को ही बीजेपी ने गुजरात से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में उतारा। और यकीन मानिए, दोनों का किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इसके बावजूद भी ये एक सीजेबल मार्जिन से वो इलेक्शन जीत गए। कमाल की बात। तो आइए हम में शीश झुकाते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में कोरोना नाम की विपत्ति आई है, इससे हमें जल्दी ही मुक्ति मिले और हमारा देश फिर से अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो। और इसी मनोकामना के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हम आपसे विदा लेते हैं। और हर बार की तरह दोबारा कह रहा हूँ, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। बाय बाय।